गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो रेगुलेशन 10 1838 है। रेगुलेशन 10 1838 प्रभाव में आने से पहले ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में रेगुलेशन 10 1817 का प्रभाव था। इसके प्रभाव से ही ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के जो दूसरे कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल साहब ने यहाँ पर लगभग 2 दशकों तक राज किया, 1816 से 1835 तक। वह रेगुलेशन 10 1817 ही था जिसने उन्हें राजस्व, सिविल, क्रिमिनल से संबंधित सभी मामलों पर डिक्टेटरशिप, तानाशाही या मोनोपोली चलाने की आज्ञा थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल बहुत ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र था। यहाँ उतनी बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी। तो इतनी बेहतर से बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा इन्हें कुछ रियायतें दी गई और लगभग 1816 से 1835 तक इन्होंने भू राजस्व के लिए एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर दिया था, जिस पे आगे जाके बेटन, लुसिंगटन और हेनरी रेमजे जैसे कुमाऊं कमिश्नरों ने प्रशासनिक और राजस्व संबंधित मामले को बेहतर तरीके से किया। 1835 के बाद एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मोज़ले स्मिथ को कुमाऊं कमिश्नर बनाया जाता है। तत्कालीन समय में बेहतर प्रशासनिक अधिकारी न होने के कारण कर्नल गोबान साहब को 1836 से 1838 तक कुमाऊं कमिश्नर बनाया जाता है। चूँकि गोबान जो इस समय कुमाऊं कमिश्नर थे उनकी पृष्ठभूमि आर्मी से थी। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ई गार्डनर साहब है, ट्रेल साहब है, बेटन साहब है, लुसिंगटन है, जो कुमाऊं कमिश्नर के साथ साथ असिस्टेंट कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नर रहे हैं। ये सब बेहतर प्रशासनिक अधिकारी है, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि और इनको तैयार करने में इंग्लैंड में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हेलीबरी का अहम योगदान था, क्योंकि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आ रहे थे। यूरोप से इनको भारतीय उपमहाद्वीप में लाया जा रहा था। इनकी प्रशासनिक क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए इनको इस कॉलेज में, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हेलीबरी में ख़ास तौर से यहाँ की भाषाएं सिखाई जाती थी। उस समय प्रचलन में फारसी थी, हिंदी थी, उर्दू थी और उड़िया, मलयालम, ये सब भाषाएं सिखाई जाती थी। लेकिन जो प्रेफरेंस था वो फारसी को दिया जाता था और हिंदी को भी दिया जाता था, उर्दू को भी दिया जाता था, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर आते हैं तो इनके लिए लैंग्वेज की बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जो दिक्कत सर जॉर्ज गोबान के साथ हुई तो उसकी प्रशासनिक क्षमता यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो 1838 का जो टाइम पीरियड था जब ये रेगुलेशन बना, तो ये रेगुलेशन बनने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्यवादी ढांचा था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो उनका ढांचा, इस साम्राज्यवादी ढांचे पे उन्हें राजस्व संबंधित ढांचा बनाना था। बेहतर प्रशासनिक अधिकारी चाहिए थे। लगातार कलकत्ता से रिपोर्ट भेजी जाती थी, लगातार राजस्व को एग्जामिन किया जाता था, लगातार बेहतर से बेहतर प्रशासनिक अधिकारी भेजे जाते थे। अब यहाँ पे एक नया बंदोबस्त लग रहा है। ट्रेल साहब के समय में तो 7 बंदोबस्त हो गए, अब यहाँ पर एक बेहतरीन बंदोबस्त होना है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होना है। यहाँ पे खाता खतौनी बनना है, खसरा बनना है। तो यहाँ पर जब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था, यहाँ के वरिष्ठ भू राजस्व अधिकारी सर मार्टिन बर्ड का दौरा 1837 में होता है, जब जॉर्ज गोबान साहब यहाँ थे। तो उन्होंने जब वो अल्मोड़ा आते हैं 1837 में, तो वो देखते हैं कि जॉर्ज गोबान साहब की प्रशासनिक क्षमता एकदम ख़त्म है। उनको भू राजस्व से संबंधित कोई ज्ञान नहीं है और उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। उनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज पे, हिंदी पे कमांड नहीं है, न फारसी पे, किसी चीज़ पे भी कमांड नहीं है। तो तुरंत तत्कालीन समय के भारत के जो गवर्नर जनरल है सर ऑकलैंड को वो एक रिपोर्ट देते हैं और उस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में सारी व्यवस्थाओं को एक साथ लेके चला जा रहा है। इन व्यवस्था को अलग अलग करने की ज़रूरत है, एक नया सिस्टम यहाँ पे लागू करने की ज़रूरत है। सर ऑकलैंड जो उस समय कलकत्ता में भारत के गवर्नर जनरल है,
उनका टाइम पीरियड 1836 से 1842 तक है। तो जब ये रिपोर्ट देखते हैं तो उनको भी लगता है कि अब हमको साम्राज्य विस्तार करना तो नहीं है, लेकिन उस समय उनका वह अफ़गानियों के साथ प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध चल रहा है, तो वो सोचते हैं कि एक प्रस्ताव भेज देते हैं, एक कोई ऑर्डर दे देते ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लिए। तो उसी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का जो ऑर्डर है उसी को हम रेगुलेशन 10 1838 के नाम से जानते हैं। जैसे ये रेगुलेशन सबसे पहले इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से ये बरेली आया, बरेली से फिर अल्मोड़ा कुमाऊं कमिश्नर के पास आया, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सिस्टम, एक बहुत बड़ी प्रशासनिक फेरबदली होनी है। तो जब ये रेगुलेशन आता है तो इसको 1838 में ही लागू होना था, लेकिन 1838 लागू होने से पहले जॉर्ज गोबान को यहाँ से हटा दिया गया, उसके स्थान पर लुसिंगटन साहब को लाया गया और तुरंत 1839 में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल को 2 जिलों में बांटा गया। 1839 में ये पौड़ी जिला बनाया गया और 1839 में अल्मोड़ा जिला बनाया गया, ताकि यहाँ पर प्रशासनिक, राजस्व, सिविल और क्रिमिनल मामलों को बेहतर से बेहतर किया जाए। और ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का जो कमिश्नर है, जो कुमाऊं कमिश्नर है, उसको इन सब भूमिकाओं से अलग कर दिया गया। जैसे हम लोग 1816 से 1835 तक देखते हैं कि कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के पास राजस्व, जिला न्यायाधीश, सिविल, फौजदारी सारे मामले उसके हाथ में है, वो इन्हीं मामलों का सर्वा है। लेकिन ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जो कुमाऊं कमिश्नर होता था उसको एक तरफ उससे सारी शक्तियाँ छीन ली गई। ये सारी शक्तियाँ दी यहाँ पे पौड़ी जिला में जो सीनियर असिस्टेंट गढ़वाल कमिश्नर होगा, ठीक है, वो इस पूरे क्षेत्र में ये सारे मामले देखेगा, और कुमाऊं में जो सीनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर होगा वो ये सारे मामले देखेगा। जब लुसिंगटन साहब कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं 1838 से 1848 तक, तो तुरंत बेटन, जो कि बहुत बेहतर प्रशासनिक अधिकारी है, मार्टिन बर्ट ने जब 1837 में अल्मोड़ा आए थे तो उन्होंने कहा कि ये लड़का कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बेटन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज से पास आउट है, वहाँ का टॉपर भी है। तो बेटन को उन्होंने शाबाशी दी थी कि भू राजस्व के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो कुमाऊं कमिश्नर है वो अच्छा नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो बेटन साहब पहले यहाँ थे। 1836 से 1838 तक जो बेटन था, जो बाद में कुमाऊं कमिश्नर बनता है, यहाँ पर वो असिस्टेंट था। तो उसको जैसे जिला बनता है तो बेटन को यहाँ रिफर कर देते कुमाऊं में। अब बेटन यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर बनता है और यहाँ पे किसको लाया जाता है, हडल्स्टन को। हडल्स्टन को नया जिला बनने पर पौड़ी दे दिया जाता है कि आप पौड़ी के सीनियर गढ़वाल कमिश्नर हैं, और बेटन को आप सीनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर है, और आप दोनों के ऊपर कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन साहब है। यहाँ पर हम 3 पद और देखते हैं। इस रेगुलेशन एक्ट 10 के द्वारा 3 पद बनाए गए। ये सब जुडिशरी पद है, न्यायिक पद है। सबसे छोटा पद मुंसिफ का होता था। मुंसिफ 25 से 50 रुपये तक के मामले को सुनता था। सदर अमीन 50 से 100 रुपये तक के राजस्व संबंधित मामले को सुनता था, और सीनियर असिस्टेंट गढ़वाल कमिश्नर 100 रुपये से अधिक के मामले को सुनता था। और ये दोनों इन दोनों का अपना अपना कोर्ट होता था। मुंसिफ कोर्ट होता, सदर अमीन कोर्ट होता था। तो यहाँ से अपील यहाँ की जा सकती थी। लेकिन जो यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट गढ़वाल कमिश्नर है, इसकी भूमिका बहुत बड़ी थी। इसके पास लगभग अब वो सभी अधिकार थे जो कभी ट्रेल के पास थे। सीनियर असिस्टेंट गढ़वाल कमिश्नर को राजस्व मामलों का विशेषज्ञ के साथ साथ इसको सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया। राजस्व संबंधित मामलों का ये गढ़वाल में सबसे बड़ा अधिकारी था। किसी भी रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित चीज़ें, लगान लेना हो, लगान वसूलना हो, या इस क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करना हो, जैसे बेटन साहब ने वहाँ की 20 साल भूमि बंदोबस्त किया था, ठीक है, तो ये सारे काम ये देखता था। सर्वोच्च अधिकारी था। जिला न्यायाधीश, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समतुल्य पद भी दिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, क्षेत्र में, जिले में नागरिक और पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाना था। सिविल मामला, नागरिकों से संबंधित कोई भी मामले हो उसकी सुनवाई कर सकता था। शादी ब्याह से संबंधित किसी भी मामले में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो ये देखता था। और फौजदारी मामला, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये सब क्रिमिनल कोर्ट में आते थे, फौजदारी मामले को देखता था।
सेम यहाँ का जो गढ़वाल का कुमाऊं का जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा, ये भी इस तरह के मामले को देखता था। रेगुलेशन 10 1838 ने एक बेहतर काम किया। उसने कुमाऊं कमिश्नर से वो सारे अधिकार छीन लिए जो कभी ट्रेल के हाथ में थे। उन सारे अधिकारों को, उन सारे राइट को उन्होंने सीनियर असिस्टेंट गढ़वाल कमिश्नर और सीनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर के हाथों में सौंप दिए। तो यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नर थे 1838 के बाद, जैसे हम रुसिंगटन साहब को देखते हैं, बेटन साहब को देखते हैं, हैनी रेमजे साहब को देखते हैं, तो इन लोगों का काम अब केवल इन 2 जिलों में जो भी कार्य होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होता है, लगान संबंधी काम होता है, उसकी रिपोर्ट को देखना था। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो सीधे आगे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को दे देते थे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो फौजदारी मामला है, इस मामले में ये सुप्रीम नहीं था। अगर कोई गंभीर हीनियस क्राइम होता है, अगर डकैती होती है, किसी का मर्डर होता है, तो ऐसे संबंधित मामले को सीनियर असिस्टेंट गढ़वाल कमिश्नर अपने अपने इलाके में यहाँ हुआ तो ये, यहाँ हुआ तो ये, एक जो जिसने भी हीनियस क्राइम किया है उसको पकड़ के रख लेते थे। जैसे आजकल अगस्त चल रहा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमारा कुमाऊं कमिश्नर अल्मोड़ा में है या नैनीताल में है, तो वो पौड़ी नहीं जा सकता है। तो वो अपने सत्र, मतलब जब बैठक होगी तब वो वहाँ जाएगा, जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उसका जजमेंट करेगा। इसीलिए इसको सेशन जज कहा गया है। यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नर है, अब उसको एक सेशन जज की भूमिका निभानी है, वो भी केवल और केवल फौजदारी मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, रिवेन्यू और सिविल मामलों में नहीं। ठीक है, रिवेन्यू और जो सिविल मामले, अगर कोई यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो वो सीधी रिपोर्ट करता था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जो सदर रिवेन्यू बोर्ड है, सदर क्रिमिनल बोर्ड है या सदर सिविल बोर्ड है, वहाँ पर वो अपील कर सकता था। लेकिन अगर कोई पौड़ी या अल्मोड़े में हीनियस क्राइम करता है तो उसकी रिपोर्ट की जांच कुमाऊं कमिश्नर के पास जाती थी। कुमाऊं कमिश्नर जिस समय अवधि के दौरान वहाँ जाएगा उसकी रिपोर्ट तैयार करता था। अगर देखता था कि क्राइम बहुत ज़्यादा है, 7 साल से ज़्यादा की क्राइम हो सकती है, तो सीधे सदर निजामत बोर्ड इलाहाबाद को वो रिपोर्ट कर देता था। सदर निजामत बोर्ड इलाहाबाद उसको कलकत्ता भेज देता था। तो गवर्नर जनरल उस पर देखता था कि इस हीनियस क्राइम पे इस आदमी के साथ क्या करना है, तो वो अपनी रिपोर्ट बना के कुमाऊं कमिश्नर को दे देता था। तो जैसी रिपोर्ट है, अगर इसको मृत्युदंड देना है, फांसी पे लटकाना है तो फांसी पे लटका देते थे, अगर आजीवन कारावास देना है तो उसे आजीवन कारावास देते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेगुलेशन 10 1838 में असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट गढ़वाल कमिश्नर और सीनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर, इन दोनों को सारे अधिकार दिए गए। अब कभी एक ये भी होता है कि हम यहाँ पे एक नई चीज़ को देखेंगे कि हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में देखा कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बन चुका है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, या इसको हम उत्तर पश्चिम प्रांत कहते हैं, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। इलाहाबाद में भी 3 कोर्ट है। यहाँ पर सिविल या सदर सिविल कोर्ट, ऐसे भी कह सकते हो, सदर सिविल कोर्ट या सदर निजामत बोर्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड कर लो, सदर सिविल बोर्ड अच्छा लग रहा है भी यही, सदर राजस्व बोर्ड। अब कोई भी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में अगर पौड़ी और कुमाऊं में अगर कोई सीनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर के जजमेंट से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसका अपील, पहले असिस्टेंट कमिश्नर की अपील कुमाऊं कमिश्नर से कहते थे। अब जो भी व्यक्ति असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर, सीनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर के जजमेंट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना अपील सीधे यहाँ करेगा। 1838 की ये खूबसूरती है कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जो भी सिविल मामले हैं, जो भी क्रिमिनल मामले हैं, जो भी रिवेन्यू संबंधित मामले हैं, उन मामलों की अपील नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इलाहाबाद में की जा सकती थी। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्रयास था कि पहाड़ में जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सीधे मैदानों के साथ जोड़ना। तो वहाँ से जो भी अगर राजस्व से संबंधित मामला है
या क्रिमिनल से संबंधित मामला है तो इसको, या अगर राजस्व से संबंधित मामला है तो सदर राजस्व बोर्ड इलाहाबाद कह सकते हो, इलाहाबाद भेज देते थे। अगर फौजदारी से क्रिमिनल है तो सदर निजामत बोर्ड इलाहाबाद भेज देते थे। अगर कोई सिविल मामला है तो सदर सिविल बोर्ड इलाहाबाद भेज देते थे। अगर यहाँ से भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, यहाँ का जो जस्टिफिकेशन है, न्याय व्यवस्था है, यहाँ से भी खुश नहीं है, तो वो सीधे कलकत्ता चले जाता था। कलकत्ता में भी सेम इसी तरह सदर बोर्ड या सदर राजस्व बोर्ड, लेकिन इसको यहाँ कोलकाता पढ़ते थे। ठीक है। जब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की स्थापना हुई 1836 में, तो इस एरिया में राजस्व, सिविल, क्रिमिनल मामलों की अपील के लिए कलकत्ता ने अपने सारे राइट इसको दिए थे। ठीक है। इस इलाहाबाद बोर्ड के पास भी वही शक्ति थी जो इसके पास शक्ति थी, लेकिन डिफरेंस ये था कि आप यहाँ से अपील यहाँ कर सकते हो। पहले जो अपील होता था, चाहे राजस्व, ट्रेल साहब के समय में जो राजस्व है, अगर क्रिमिनल है, सिविल मामला है, तो वो कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के पास आके दब के रह जाता था। लेकिन 1838 में इन सारे मामलों को सीधे इलाहाबाद से अटैच किया गया, इलाहाबाद को सीधे कलकत्ता से अटैच किया गया। कहीं न कहीं ये एक ऐसा प्रयास था कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के जितने भी राजस्व संबंधित मामले हैं, क्रिमिनल संबंधित मामले हैं, सिविल मामले हैं, उनको सीधे इलाहाबाद से अटैच करना। तो हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे इस तरह के रेगुलेशन आते रहते हैं और धीरे धीरे जो हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल है, जो एक नॉन रेगुलेशन प्रोविंस है, उसको धीरे धीरे मैदान के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, कभी ट्रेल साहब के समय में जो अल्मोड़ा में स्थित हवाल बाग है, वहाँ पर कुमाऊं प्रांतीय एक वो था, बटालियन था, कुमाऊं प्रांतीय बटालियन था, जिसका काम ये था कि अगर कभी ज़रूरत पड़ने पर वो तुरंत लेबर इकट्ठा कर लेता था या पॉटर इकट्ठा कर लेता था, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा सिस्टम नहीं था, तो वो चलते रहता था। तो जब ये रिपोर्ट आया, जब मार्टिन बर्ट साहब ने देखा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये एक अनियमित सेना है। तो 1838 के रेगुलेशन में साफ कहा गया कि जो प्रांतीय कुमाऊनी बटालियन है, इसको तुरंत भंग कर दीजिए और इसको तुरंत पुलिस व्यवस्था के साथ आप कनेक्ट करिए। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती थी रेगुलेशन 10 1838 की, जहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर को केवल सेशन जज की भूमिका में चुना गया और उसकी राजस्व, क्रिमिनल, सिविल मामले को उसके सीनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर को दिया गया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि सीनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर के साथ साथ यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर की व्यवस्था थी। 1840 में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के जो फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कुमाऊं कमिश्नर है हेनरी रैमजे साहब, वो 1840 में यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर थे। और इससे आगे बच्चों, फिर आगे जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर हम बहस करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चों, पंखा ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।